मुझे 20 साल की उम्र में एक लोकल वेयरहाउस में नौकरी मिल गई। ये शहर के अंत में एक हाईवे के किनारे पर था। हम हमेशा लोकेशन के बारे में मजाक करते थे कि क्यों कंपनी के मालिकों ने हर चीज के पहुंच से परे शहर से इतनी दूर खाली इलाके में विशाल वेयरहाउस बनाने का फैसला किया। ये शायद हाईवे से इजी ट्रांसपोर्ट के साथ सस्ती जमीन थी, लेकिन फिर भी हर रात बीच में एक बड़े खाली पार्किंग स्थल पर पहुंचना हमेशा थोड़ा डरावना लगता था। मैंने हमेशा अपने कोवर्कर के साथ रात भर काम किया, जिसे मैं गुमनाम रखूंगा और उसका नाम टाइलर कहकर बुलाऊंगा। हमारा काम दिन भर के शिपमेंट को तोड़ना और व्यवस्थित करना और उन्हें भंडारित करने के लिए वेयरहाउस में उनके संबंधित स्थान पर ले जाना था। एक बार जब आप इसे कुछ हफ्तों तक करते हैं तो ये बहुत ही रिपीटेटिव लगता है, आसान काम बन जाता है, जिसे मैं ज्यादातर रातों में आधी नींद के दौरान करता हूँ। टाइलर और मैं रात भर काम करने वाले केवल 2 ही थे, इसलिए कुछ दिन हम अकेले ही काम करते थे। ये टाइलर के वेकेशन वीक के दौरान हुआ था, इसलिए मैं हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वेयरहाउस में अकेला था। वो बुधवार की रात थी और जब मैं अंदर गया तो कुछ अजीब सा हुआ। इस विशाल खाली पार्किंग स्थल के कुछ दूर कोने में एक कार खड़ी थी। इसकी लाइटें बंद थीं और ऐसा लग रहा था कि इसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर्सनल प्रॉपर्टी पर पूरी तरह से रहना बहुत ही मुश्किल था। मैंने प्रवेश द्वार के पास गाड़ी पार्क की और अंदर चला गया। फिर नीचे आकर पुलिस को बुलाया। मैंने सोचा कि ये शायद हाईवे से खराब हुई कोई कार होगी, लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पर थी और फैक्ट ये है कि ये दूर कोने में खड़ी थी, इसलिए मुझे अजीब सा एहसास हुआ। 20 मिनट बाद पुलिस सामने वाले दरवाजे पर आई और मुझे बताया कि कार खाली थी और आसपास किसी के होने के कोई संकेत नहीं थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये अब टूट गया है, इसलिए हमें नीचे आने और इसे ले जाने के लिए एक टो ट्रक मिला और फिर मैं काम पर वापस चला गया। मैंने कई शिपमेंट को कंप्लीट किया, जिसमें शायद मुझे लगभग 1 घंटे का समय लगा। मैं काम ही कर रहा था कि मुझे एक जोरदार आवाज आई। मैं जल्दी से नीचे चला गया और सामने की लाइटें चालू कर दी। फिर दरवाजे तक चला गया। एक आदमी शीशे के पीछे खड़ा था, दरवाजे पर मुट्ठियां टेके मुझे घूर रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। मैं करीब गया और कांच के माध्यम से उससे बात की। आप ठीक हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उस आदमी ने मुझे नफरत से देखा। मेरी कार कहाँ है? वो दरवाजे पर पीटते हुए चिल्लाया। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे टोकता रहा और वो और ज्यादा एग्रेसिव होता गया। मुझ पर चिल्लाता रहा कि उसे बिल्डिंग के अंदर आने दिया जाए। मैंने उसे पुलिस को बुलाने की धमकी दी और अंत में उसे चुप कराया। वो पीछे हट गया और दूर जाने से पहले मुझे एक पागल भरी नजरों से देखा। जैसे ही मैं काम पर वापस गया, मैं ये सोचना बंद नहीं कर सका कि वो आदमी इतने समय तक कहाँ रहा होगा। मैंने सोचा कि वो शायद अपनी कार के लिए कनस्तर लेने के लिए गैस स्टेशन गया होगा, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो वहां तक पैदल चलकर वापस आ पाता, और अगर उसे कोई सवारी मिलती तो वो कार खींचे जाने से पहले वापस आ जाता। मैं वास्तव में उस आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकता था जिसका कोई अर्थ हो। दोबारा काम करने में कुछ मिनट ही बीते थे कि सामने के दरवाजे से एक और एक धमाके की आवाज आई। मैं निराश और डरा हुआ दोनों था, लेकिन जब मैंने शीशे से देखा तो मुझे उन पुलिस वालों को देखने की उम्मीद नहीं थी जो पहले यहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि उन्हें टो कंपनी से ट्रक के बाहर की कुछ चीजों के बारे में फोन आया था, जिनके बारे में मुझे लगता है कि पहले किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने मुझे मेरे द्वारा देखी गई हर चीज के बारे में पूछताछ की और मैंने उन्हें उस आदमी के बारे में बताया जो अपनी कार की तलाश में आया था, जब पुलिस सर्च डॉग्स के साथ वेयरहाउस के आसपास जंगल की खोज करने के लिए वापस आई। कथित तौर पर उन्हें बम्पर के पीछे सूखा हुआ खून मिला और एक बार जब उन्हें इसकी तलाशी करने का वारंट मिला तो उन्हें ट्रंक के अंदर और ज्यादा खून मिला। उनका मानना है कि वो आदमी शायद वेयरहाउस के पास के जंगल में किसी लाश को दफनाने आया था, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें कभी कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिला। हालांकि वो आदमी कभी भी टो कंपनी से अपना कार का दावा करने नहीं आया और वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। वो बस गायब हो गया। ये जानना सचमुच डरावना था कि मैं उस हथियारे के कितने करीब था, और पिछले कुछ सालों से वेयरहाउस में काम करते हुए जब मैं रात में अकेले काम करता था तो मुझे घबराहट होती थी। मैं जानता हूँ कि इसकी संभावना नहीं थी, लेकिन ये हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा कि वो आदमी वापस आ सकता है और मैंने जो भी किया उसके लिए मुझसे बदला ले सकता है।
मैं बचत के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत बिजी नहीं था, लेकिन मुझे इसे अपने के लिए रात 1 बजे के थोड़ी देर बाद 30 मिनट की दूरी पर एक ग्राहक के लिए ऑर्डर आया। ये एक लंबी यात्रा थी, लेकिन इसके पैसे अच्छे मिल रहे थे, इसलिए मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं गाड़ी चलाकर रेस्टोरेंट में गया। वो किसी लोकल कोरियन रेस्टोरेंट जैसा लग रहा था, जो महंगा लग रहा था। फिर मैं घर की ओर जाने लगा। रास्ते के अंत तक ये मुझे शहर के बहुत खराब हिस्से तक ले जा रहा था। मैं यहाँ भी पहले आया हूँ, लेकिन बिना कोई प्रॉब्लम के। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ से गुजरता गया और सभी टूटे फूटे मकानों को देखा, तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। जब मैं एड्रेस पर पहुंचा तो मैंने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। यह बहुत ही छोटा सा पुराना घर था, जिसका रास्ता टूटा फूटा और नष्ट हो गया था। मैं अपनी कार से बाहर निकला और बैग के साथ पोर्च की ओर चलने लगा। जैसे ही मैं बैग रखने जा रहा था, मेरा फोन बज उठा। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर मैंने फोन रख दिया और जल्दी से डिलीवरी पूरी की और जल्दी से अपनी कार में वापस चला गया। जैसे ही मैंने अपनी कार चालू की और बक्कल लगाई, मैंने घर का सामने का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। मैंने नजर घुमाई और देखा कि एक महिला हवा में अपनी बाहें लहरा रही है और मुझे रुकने के लिए चिल्ला रही है। ये बहुत ही अजीब था कि मैं कुछ भी करने के लिए एकदम स्तंभ हो गया था। वो दौड़कर मेरे खिड़की के पास आई और उस पर जोर से पीटने लगी और मुझसे उसकी मदद करने के लिए कहने लगी। मुझे अभी भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने खिड़की को थोड़ा सा खोला और पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि उसकी 3 साल की बेटी अंदर सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और मुझे उसकी मदद करनी होगी, और मुझसे मदद की गुहार लगाने लगी। मैं अभी भी असमंजस और सदमे की स्थिति में था। मैं अपनी कार से बाहर निकला और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो मैंने और अधिक सोचना शुरू कर दिया कि स्थिति कम अराजक और अचानक थी, और मुझे एहसास हुआ कि यह कितना अजीब था। क्या आपने अभी तक 911 पर कॉल नहीं किया? मैंने सड़क पर रुकते हुए पूछा। वो पलटी और ऐसा लगा कि जैसे उसके आंसू और घबराहट दूर हो गए हैं। उसने कहा कि समय नहीं है और स्पष्ट रूप से फिर से घबराने का नाटक करने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी मेंटल इश्यूज से जूझ रही हो, किसी चिंतित माँ की तरह नहीं। मैं तुरंत अपनी कार की ओर वापस भागा, क्योंकि वो लगातार चिल्लाती रही और यहाँ तक कि वापस ड्राइवर से पैसेंजर डोर तक वापस आ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। जब वो मेरी तरफ आने के लिए मेरी कार के सामने दौड़ने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने कार को उल्टा घुमा दिया। एक बार जब मैं स्पष्ट हो गया तो मैंने इसे ड्राइवर में रखा, और जैसे ही मैं फिर से घर से गुजरा, मैंने देखा कि ऊपर खिड़की पर एक बड़ी फिगर खड़ी थी और पूरी चीज देख रही थी। जैसे ही मैं पड़ोस से बाहर निकला, मैंने 911 पर कॉल किया और उन्हें पता और सिचुएशन बताई। जब मुझे पुलिस से वापस फोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि महिला की कहानी अलग है। उसने कहा कि वो मुझे केवल टिप देने के लिए आई थी। उन्होंने ये भी नोट किया था कि वो अकेली रहती थी और उसके साथ कोई बच्चा या किसी और इंसान के रहने का कोई सबूत नहीं था। इस सिचुएशन के बारे में जानकर मैं और भी डर गया, लेकिन पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ और बात करने के बाद ये क्लियर हो गया कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हमारी किसी भी कहानी के लिए कोई सबूत नहीं था और आरोप लगाने की कोशिश करना बेकार बात होगी। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर काफी थके हुए लग रहे थे और किसी भी चीज से निपटने के लिए बहुत आलस कर रहे थे। लेकिन मुझे पता था कि वो औरत झूठ बोल रही थी। मैं जानता हूँ कि वो मुझे गलत कारणों से घर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी, खासकर ये जानते हुए कि उसके कोई बच्चे नहीं थे। इसका सबसे डरावना हिस्सा, सब कुछ जानने के बाद घर के अंदर उस आदमी को हमें देखते हुए देखना और ये जानना था कि वो मेरे घर के अंदर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो मैं 24/7 फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करता था। काम किसी भी तरह से मजेदार या एंटरटेनिंग नहीं था और मेरे ज्यादातर कोवर्कर मेरे उम्र से लगभग बहुत बड़े थे, जिनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी। हालांकि मैं ऑनलाइन स्कूल कर रहा था, जिसका मतलब था कि मेरे पास काम करने के लिए ज्यादा समय था। इसलिए मैं हफ्ते में कम से कम 40 घंटे पढ़ाई कर रहा था और कुछ महीनों के बाद मुझे लीड शिफ्ट करने के लिए प्रमोशन भी मिल गई। जब मुझे प्रमोशन मिला तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि सीनियर होने के नाते मैं यहाँ फुल टाइम काम करने वाला था, जिसका मतलब था कि वो मुझसे किसी भी शिफ्ट में काम करा सकते थे, यहाँ तक कि हफ्ते में कभी भी। उन्होंने मुझे नाइट शिफ्ट के लिए रख दिया
और मैं इस बात से बहस भी नहीं कर सका। नाइट शिफ्ट बहुत ही दुखदाई थी, किंतु अगर ड्राइव थ्रू फुल हो जाए तो मैं बिना किसी ब्रेक के लगातार काम करता रहूंगा। मैं किचन के पीछे बक्सों के ढेर पर बैठा था और अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, बस समय गुजारने की कोशिश कर रहा था, जब मेरे हेडसेट ने मुझे सचेत किया कि एक कस्टमर ड्राइव थ्रू पर आ गया है। मैं उठकर कंप्यूटर के पास गया, फिर उससे पूछा कि उसे क्या ऑर्डर करना है। किसी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं मुड़ा और कैमरे के माध्यम से ड्राइव थ्रू को देखा, लेकिन लेन खाली था। रेस्टोरेंट के आसपास या पार्किंग स्थल में कोई भी नहीं था। सिस्टम वास्तव में कभी भी इस तरह के गलत तरीके से बीप नहीं करता है। हालांकि बाहर हल्का फुल्का तूफान था, इसलिए मुझे लगा कि बारिश की बूंदें या प्रकाश की चमक ने सेंसर को किसी तरह से बंद कर दिया होगा। मैं खिड़की के पास ड्राइव थ्रू विंडो पर कुछ मिनट के लिए रुका और मेरे हेडसेट में फिर से बीप बजने लगी। इस बार मैंने जल्दी से कैमरे की ओर देखा और एक आदमी को ड्राइव थ्रू लेन से गुजरते हुए देखा, लेकिन वो जल्दी से कैमरे की नजर से बाहर निकल गया जहाँ रेस्टोरेंट था। जब तक वो मेन रोड के किनारे नहीं चल रहा था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वो पार्क कर सकता था या चल सकता था। मैंने ये देखने के लिए कैमरे की ओर नजर डाली कि क्या वो वापस आएगा, लेकिन 10 मिनट तक कोई गतिविधि नहीं होने के बाद मैं बस अपने फोन पर वापस चला गया। 15 मिनट बीत गए और मुझे एक और बीप मिला, और जब मैंने कैमरे की जांच की तो वो आदमी वहां था, लेकिन इस बार वो ड्राइव थ्रू लेन में खड़ा था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? एक क्षण के बाद उसने एक छोटे से मील का ऑर्डर दिया। मुझे ड्राइव थ्रू में लोगों को सर्विस नहीं देना था जब तक वो किसी कार में ना हो, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं उनका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो वहीं खड़ा रहा और बारिश में भीगता रहा। उसने सिर्फ स्क्रीन की ओर देखा और कुछ नहीं बोला। मैंने उसे जाने के लिए कहने के बारे में सोचा, लेकिन मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने बस इंतजार किया। 1 मिनट बाद उसने ड्राइव थ्रू लेन से रेस्टोरेंट के उस तरफ चलना शुरू कर दिया जहां खिड़की थी। मैं दौड़ कर गया और खिड़की बंद कर दी, और 1 सेकंड भी नहीं बीता था कि वो आदमी बाहर आ गया। उसका हुड और मुखौटा अभी भी लगा हुआ था, लेकिन लंबे काले बाल और आंखों में अजीब सी झलक के साथ वो लगभग 40 साल का लग रहा था। उसने खिड़की से मुझे देखा और बाहर खड़ा रहा, जैसे वो मुझसे बात करने को इंतजार कर रहा हो। उसके लुक में कुछ ऐसा था जिसने मुझे सचमुच चौंका दिया और बोलने से रोक दिया। फिर उसने धीरे से कहा, खोलो। मैंने घबरा कर नहीं कहा और वो वहीं रुका रहा, जबकि वो आदमी मुझे देखता रहा। उसने फिर से पूछा और खिड़की पर दस्तक दी, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो मुड़ा, और जैसे ही वो चला गया, बिल्डिंग के किनारे से एक तेज खरोंचने की आवाज आई। मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कैमरे की जांच की कि वो चला गया, और सौभाग्य से वो वापस नहीं आया। हालांकि अपनी शिफ्ट के अगले घंटे के दौरान मैं उस कर्कश आवाज के बारे में सोच रहा था। मैंने कूड़े को कूड़ेदान में ले जाने और उस पर नजर डालने का फैसला किया। ड्राइव थ्रू विंडो के नीचे दीवार के किनारे एक लंबी खरोंच थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्डिंग पर किसी ने चाकू से कोई निशान बनाया हो। मैंने उसके बाद पुलिस को फोन किया, लेकिन भारी बारिश और कोहरे के कारण, कैमरे की धुंधली फुटेज के कारण उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी। वो व्यक्ति कभी नहीं आया और मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि उस रात उसका क्या इरादा था। लेकिन ये देखते हुए कि उसके हाथ में चाकू तैयार था, मुझे लगता है कि अगर मैंने उसका ऑर्डर ले लिया होता और वो खिड़की खोल दी होती, तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी ऑर्डर होता।